नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। आधारभूत सिद्धांत जो आपके सिलेबस में हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो मानव भूगोल के आपके सिलेबस के अनुसार 3 सिद्धांत जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनका आपको अध्ययन करना है, जिनमें से पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत और तीसरा है पार्थिव एकता का सिद्धांत। तो इस तरह आपके सिलेबस में ये 3 सिद्धांत हैं। इन तीनों सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। एक एक करके हम तीनों सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। पहला, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत अथवा इसको कह सकते हैं परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, परिवर्तनशीलता की संकल्पना, ये भी कहा जा सकता है। अब क्या है, परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। इस जगत में सभी तत्व हैं वो परिवर्तनशील, चाहे वो जीव हो अजीव हो, जड़ चेतन, सभी तत्व किसी न किसी रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। इसका आकार, प्रकार, गुण, प्रकृति अथवा उसका व्यावहारिक रूप है वो बदलता रहता है। धरातल पर कोई वस्तु सदैव स्थायी रूप में नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। पृथ्वी पर कोई वस्तु, कोई दृश्य स्थायी नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। यह जो परिवर्तन है उसकी गति और वृद्धि में स्थान और समय की दृष्टि में अनेक भेद हो सकते हैं, किंतु परिवर्तन अवश्य होता है। यह किसी न किसी रूप में या मात्रा में क्यों न, लेकिन प्रत्येक वस्तु में यह परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन भौतिक वातावरण में अनेक प्राकृतिक शक्तियों द्वारा संपन्न होता है। इसके अलावा जैविक शक्तियों द्वारा भी इसमें कार्य किए जाते हैं। भौतिक वातावरण में परिवर्तन है वो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा, मुख्यतः आंतरिक शक्तियों द्वारा भी होता है, बाह्य शक्तियों के द्वारा भी होता है। आंतरिक शक्तियों में दीर्घकालीन शक्तियाँ भी हैं और आकस्मिक शक्तियाँ भी हैं। तो ये आंतरिक शक्तियों में दीर्घकालीन शक्तियाँ हैं, जैसे पर्वत का निर्माण है, तो ये धीरे धीरे होता है और दीर्घकाल तक चलता है। जबकि कुछ शक्तियाँ हैं वो आकस्मिक होती हैं, अत्यधिक तीव्र गति से कार्य करती है, जैसे ज्वालामुखी की क्रिया होती है या भूकंप। तो ये ज्वालामुखी की क्रिया और भूकंप से भी परिवर्तन होता रहता है। तो ये आंतरिक शक्तियाँ। कुछ बाह्य शक्तियाँ हैं जो अपर्दन का कार्य करती हैं, अपक्ष का कार्य करती है, तो ये सब बाह्य शक्तियाँ। तो ये सब प्रकार की शक्तियाँ हैं, प्राकृतिक शक्तियाँ, वो परिवर्तन लाने का कार्य करती हैं। तो इस तरह क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत मुख्यतः परिवर्तन को मुख्य माना है, यानी परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। शुरुआत में ही कहा था। प्राकृतिक शक्तियों के अलावा हम जीवधारियों द्वारा भी भौतिक संसार में अनेक परिवर्तन किए जाते हैं। इसमें मनुष्य सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि पशु पक्षी हैं या कीड़े मकोड़े हैं
वो तो कम मात्रा में परिवर्तन करते हैं, जैसे कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं या मिट्टी को खोदने का कार्य करते हैं जीव जंतु है। लेकिन यह कार्य बहुत कम मात्रा में होता है। मनुष्य परिवर्तन का कार्य बड़ी मात्रा में करता है, क्योंकि मनुष्य वो वन प्रदेशों को साफ कर डालता है, खनिजों को खोद करके संसाधनों का विनाश कर सकता है। तो ये मनुष्य वो भारी मात्रा में परिवर्तन करता है। इसके अलावा मनुष्य अपने सांस्कृतिक कार्यों के लिए भी परिवर्तन के कार्य करता है। सड़कों के निर्माण के लिए, पुलों के लिए, पुल निर्माण है या रेल की पटरियों का निर्माण है, उनके लिए भी, आवास के लिए भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करता है। इस प्रकार सभी परिवर्तनकारी शक्तियाँ वो भौतिक और मानवीय रूप में हम देख सकते हैं। तो यही क्रियाशीलता का सिद्धांत है या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत या संकल्पना इसको कह सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चेंज जिसको कहा जाता है। तो ये हमारा पहला सिद्धांत था, जिसका नाम था क्रियाशीलता का सिद्धांत अथवा परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है हमारा क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत। मानव भूगोल के अंतर्गत ये दूसरा सिद्धांत है हमारा। तो इसके नाम से स्पष्ट है, एरियल डिफरेंटेशन जिसको कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ एरियल डिफरेंटेशन। क्षेत्रीय विभिन्नता सामान्य अर्थ में धरातल पर क्षेत्रीय परिस्थितियां एवं मानवीय क्रियाकलापें वो समान नहीं है, बल्कि इसमें भिन्नता है। तो इसी को क्षेत्रीय भिन्नता कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में भिन्नता दिखाई देती है हमको। भूतल पर भौगोलिक तथ्यों के असमान वितरण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्नता पाई जाती है। तो यह विभिन्नता क्षेत्रीय विभिन्नता कहलाती है। क्षेत्रीय विभिन्नता है वो भूगोल में अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग प्रकार से समझाया है। जर्मन भूगोलवेत्ता रिचथोफेन ने अपने पहले के जर्मन भूगोलवेत्ताओं जैसे हम्बोल्ट और रिटर की विचारधारा को विश्लेषित करते हुए पृथ्वी तल पर क्षेत्रों की विभिन्नता की ओर संकेत दिया है। उन्होंने इन दोनों विद्वानों हम्बोल्ट और रिटर की विचारधारा थी उसका विश्लेषण किया और क्षेत्रीय विभिन्नता के बारे में बताया। अल्फ्रेड हेटनर महोदय हैं जिन्होंने 1898 ईस्वी में अपने लेख में क्षेत्रीय विविधता की संकल्पना को समझाया। हेटनर महोदय ने बताया कि भूगोल पृथ्वी तल के क्षेत्रों का ज्ञान है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उन्होंने किसी क्षेत्र की प्रकृति से मानव को भी एक समाकल अंग के रूप में समाविष्ट बताया था हेटनर महोदय ने। इसी तरह विडाल डी ला ब्लाश महोदय हैं, उन्होंने क्षेत्र अथवा प्रदेश का विस्तृत अध्ययन करते हुए बताया कि भूगोल है वो स्थानों का विज्ञान है, न कि मानव का उसका संबंध राष्ट्रों की विशेषताओं एवं संभावनाओं से। एक राष्ट्र को विशिष्ट प्रकृति एवं विकास की प्रवृत्ति का स्वरूप वहाँ के सभी स्वरूपित लक्षणों के योग और सम्मिलित प्रभाव को दर्शाते हैं। इस प्रकार उन्होंने बताया कि किसी राष्ट्र, प्रदेश अथवा क्षेत्र की सामाजिक विभिन्नताओं का संबंध ऐसे स्थानों की विभिन्नता से है। तो ये विडाल डी ला ब्लाश महोदय ने बताया था। उसी तरह अन्य महोदय भूगोलवेत्ता हैं, अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं
हार्टशॉर्न, उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर बताया कि भूगोल की प्रकृति एक किताब है उनकी, 1939 में पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। और दूसरी थी 1959 में एक पर प्रकाशित हुई है, भूगोल की प्रकृति एक संदेश। इन पुस्तकों में उन्होंने बताया कि भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। उन्होंने बताया कि भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। उन्होंने क्षेत्रीय विभिन्नता के साथ भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय संबंधों को समझने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी विशिष्ट उपस्थिति होती है, जो इनके क्षेत्रों से भिन्न होता है उसका विस्तार उतनी दूर तक होता है जहाँ तक भिन्नता विस्तृत होती है। तो इस तरह क्षेत्रीय भिन्नता का सिद्धांत बताया गया है अलग अलग भूगोलवेत्ताओं द्वारा। तीसरा सिद्धांत है मानव भूगोल के अंतर्गत पार्थिव एकता का सिद्धांत, अथवा इसको कह सकते हो सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी इंग्लिश में इसको कहा जाता है, पार्थिव एकता का सिद्धांत। विश्व के अगर समस्त भौतिक और जैविक तथ्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं और किसी भी तथ्य का पूर्णतया स्वतंत्र तथा पृथक अस्तित्व नहीं है, वे सभी क्या हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अतः किसी भी क्षेत्र का वास्तविक भूदृश्य वहाँ के सभी तत्वों के सम्मिलित तथा मिले जुले प्रभावों का परिणाम होता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है ये पार्थिव एकता का सिद्धांत अथवा सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत कहा जाता है। भूतल के किसी भी भाग में जितने भी जीवधारी कौन से, मनुष्य हैं, पादप वर्ग हैं या प्राणी वर्ग हैं, तो भूतल के किसी भी भाग में जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें पारस्परिक संबंध होते हैं और वे सभी अपने पर्यावरण से समायोजन करते हैं। इस प्रकार समस्त भौगोलिक घटनाएं पृथ्वी की सार्वभौमिक एकता के सूत्र में बंधी होती हैं। तो इस तरह ये सार्वभौमिक एकता कहलाती है। पृथ्वी के बाह्य स्वरूपों के सामान्य अवलोकन से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें कई विभिन्नता विद्यमान है। यह विषमताएं प्राकृतिक क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि मानवीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। पृथ्वी के धरातलीय आकार या भूपटलीय स्वरूप कहीं पर भी समानता वो दिखाई नहीं देती हैं। कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, तो ये भिन्नता मौजूद है। भूपटल स्वरूपों की असमानताएं केवल बाह्य हैं तथा किन्हीं दो की तुलना करने पर हम उन्हें पहले से ही भिन्न स्वीकार कर लेते हैं। जैसे महासागर तथा महाद्वीप भागों को हम एक दूसरे से अलग मानते हैं, परंतु इन दोनों की तुलना करते समय हमारा ध्यान उस तटीय पेटी की ओर भी जाना चाहिए जो सभी प्रकार से महासागर और जिसके द्वारा महाद्वीप और महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमको पार्थिव एकता या सार्वभौमिक एकता की ओर ध्यान देना चाहिए। हम्बोल्ट महोदय के अनुसार संपूर्ण विश्व में केवल एक ही आत्मा है और जिसके कारण पृथ्वी की बाह्य विषमताओं के पीछे एक व्यापक एकता पाई जाती है। तो उन्होंने बताया कि संपूर्ण विश्व के अंदर एक एकता के रूप में बताया। सार्वभौमिक एकता वो जीवधारियों के पारस्परिक आश्रय का आधार रहा है।
इसके लिए हम स्थल के जीवों तथा जल के जीवों के पारस्परिक संबंध का एक उदाहरण हम लेते हैं, स्थल और जल के जीवों का, क्योंकि वे एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं। वास्तव में जीव का विकास ही जल से हुआ और बाद में वह तट और स्थल भागों की ओर प्रसारित हुए। कुछ थल से वायु में विचरण करने लगे। इन जीवधारियों में से कुछ हैं वो पुनः जल में स्थानांतरित हो गए, जैसे कि व्हेल मछली है और सील हैं, जो वास्तव में थलचर पशु। दूसरे जलचर प्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए स्थलीय पदार्थों पर ही आश्रित होते हैं। अतः सब पृथ्वी की अंतर्निहित एकता की दर्शन हम करते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में सभी तत्वों में, भौगोलिक तथ्यों में, चाहे वो जड़ है चेतन है, सब में एक दूसरे से समानता, सब में पार्थिव एकता विद्यमान है। तो इस तरह हमने देखा पार्थिव एकता का सिद्धांत। तो भूगोल के अंदर, मानव भूगोल के अंदर 3 सिद्धांत मुख्यतः देखे। क्रियाशीलता के सिद्धांत को, जिसको परिवर्तनशीलता का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत और पार्थिव एकता का सिद्धांत। तो ये 3 मुख्य सिद्धांत। थैंक यू।